वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर अपडेटेड चीज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कोड को समझने से शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बीच में डिफरेंस देख लें, तभी मामला आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी जो होती है ना, वो कैसे डिफ़र करती है बैंक्रप्सी से कि इंसॉल्वेंसी सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेट है। आपके हालात जो ख़राब हो गए हैं फाइनेंशियली, इज़ अ फाइनेंशियल स्टेट दैट कैन लीड टू बैंक्रप्सी। ये ऐसे हालात होते हैं कि अगर इनको संभाले नहीं गए तो ये बैंक्रप्सी में बदल जाएंगे। बहुत सिंपल टर्म में कहें तो एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट बन जाता है जब वो अपने लोन नहीं दे पाता या उस पर इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दे पा रहा है। ठीक है। बैंक्रप्सी का मीनिंग क्या होता है? राइट हैंड साइड पे बैंक्रप्सी ये होता है कि इंसॉल्वेंसी, आप इंसॉल्वेंट हुए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई, आप लोन नहीं दे पाए। अब अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर आपका कहीं से और अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली आप बैंक्रप्ट हो जाएंगे। और ये बैंक्रप्सी एक लीगल टर्म हो गया, जहाँ जो एक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बैंक्रप्सी एक लीगल प्रोसेस है जो एक पर्टिकुलर किसी कंट्री इकोनॉमी के एक लॉ के तहत अब काम होगा। तो ये वो एक पूरा सेटअप है, मैकेनिज़्म है, जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल को जो अपने लोन नहीं दे पा रहा है, और उसकी भी सुनी जाएगी और उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द नेसेसरी टास्क, यू विल बी रिलीज फ्रॉम बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी हुई, फाइनेंशियल स्टेट ख़राब हुआ आपका, आप उसका कोई हल नहीं निकल पाया, अल्टीमेटली लॉ के तहत आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया गया। फिर जैसे ही उस लॉ के थ्रू कार्रवाई की गई, डिसाइड किया गया लेंडर्स के और बोरोवर्स के दोनों के बीच में, लेनदार और, है ना, तो जैसे ही तैयार गया, इसके बाद आप फिर से सॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है। और अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम जनरली लोकल भाषा में दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि भाई दोनों सेम है, लेकिन टेक्निकली दोनों में डिफरेंस होता है। दीज वर्ड्स may sound the same but they are not. If you are insolvent, you may have other options to consider like, मतलब आप अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंकरप्ट होंगे ही होंगे। कई बार कोई डेप्थ कंसोलिडेशन लोन, आपको कहीं से और लोन मिल गया और आपकी स्थिति ठीक हो गई अभी के लिए, या आपकी डेप्थ को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया गया, उसका कहते हैं ना, उसका समय बढ़ा दिया गया, आपकी ईएमआई एडजस्ट कर दी गई, तो आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। इसलिए इंसॉल्वेंसी डजंट मीन बैंकरप्सी। ठीक है। इफ़ यू आर इंसॉल्वेंट, यू मे हैव अदर ऑप्शन टू कंसिडर द डेप्थ कंसोलिडेशन टू कंसिडर बिफोर यू हैव टू बैंकरप्ट। आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर करने से पहले ही हो सकता है कि आप इंसॉल्वेंसी पे ही आपकी बात ख़त्म हो जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक हो जाए किसी वजह से। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक। अब हम इस कंडीशन में है कि अब हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें। तो देखिए क्या हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इंट्रोड्यूस किया ये लॉ। ये इंडिया का बैंक्रप्सी लॉ है। कोई इंसान इंसॉल्वेंट हुआ या फिर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट कंडीशन में गई और अब वो लीगल प्रोसेस के थ्रू अब वो बैंकरप्ट होगी और आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि अब यहाँ लीगल लॉ इन्वॉल्व है। ये बैंकरप्ट हो गया, विच एम्स टू यूनिफाई करना चाहती है जो भी एग्जिस्टिंग इंडिया में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क है उसको यूनिफाई करना चाहता है और एक सिंगल लॉ बनाने की कोशिश है, और ये हुआ भी है। देखिए इसका सबसे बेस्ट मीन क्या है, द कोड इस्टेब्लिश्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस। स्टैंडर्डाइज मतलब एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा हर इस टाइप का, इस कोड के थ्रू। उस स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन के हिसाब से ही जो है आपको फिर उसके बाद ये सारे केसेस सॉल्व होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई में मान लीजिए आपने अप्लाई किया या किसी और में भी, तो वो कहते हैं कि आप अपना ओबीसी का डिक्लेरेशन दो,
तो कहते हैं कि भी एक स्टैंडर्डाइज जो सरकार ने फॉर्मेट बनाया उसी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये कोड भी, आईबीसी का जो कोड है वो एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाना चाहता है जिसके तहत ये केसेस हों, ये केसेस इंसॉल्वेंसी के, बैंक्रप्सी के केसेस सॉल्व हों। एक नया लीगल स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये फ्रेमवर्क हेल्प करेगा एक लिक्विडेशन ऑफ इन एडेड इन द फॉर्मलाइजेशन, उस प्रोसेस को फॉर्मल करेगा और लिक्विडेशन में हेल्प करेगा। लिक्विडेशन क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। देखिए असल में इसके ऑब्जेक्टिव क्यों क्या थे और इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, जब ऑलरेडी हमारे देश में ये लॉज एग्जिस्ट करते थे इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ऑल एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज, ऑब्जेक्टिव क्या था कि उन जो भी अलग अलग टाइप के लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा सबसे इम्पोर्टेंट डेब्ट रिकवरी से रिलेटेड था, सरफासाई एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट। कुछ तो इंडिपेंडेंस से पहले के भी प्रेसिडेंसी लॉज और इस टाइप के भी कहीं सिक इंडस्ट्रीज़ एक्ट, इस टाइप की चीज़ें पहले इंक्लूड पहली थी हमारे देश में। ये इसका एम था कि उनको यूनिफाई करके एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाया जाए, ठीक है ना। प्रायर टू आईबीसी द बैंक्रप्सी फॉल लॉज वर मल्टी लेयर्ड, खूब सारे लेयर्स के होते थे और बहुत ही फ्रेगमेंटेड थे। कैसे, मतलब जी इंडिविजुअल्स के लिए अलग लॉ, कंपनी में बैंक्रप्ट इंसॉल्वेंट होती है तो उसके लिए अलग लॉ नहीं। अब ये एक ही लॉ है जो इंडिविजुअल्स और कंपनी को दोनों को देखेगा, ठीक है ना। इसका एम है कि क्रेडिटर्स जो फर्म्स हैं या और फर्म्स हैं उन दोनों का इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो है कि बिज़नेस को टाइमली दोबारा से ठीक कर दिया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, रिजुविनेट किया जाए, अपने पैरों पे दोबारा खड़ा कर दिया जाए। क्या होता था अर्लियर, इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी कंपनी को वाइंडिंग अप होनी है, उसकी कंपनी लॉ के तहत होता था पहले ये, तो फिर लिक्विडेशन होता था और कोई एफर्ट नहीं होता था, कोई प्रोविज़न नहीं था कि भी कंपनी का रिहेबिलिटेशन किया जाए। प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि मेन काम क्या, मेन वजह है और ये कैसे अलग है पहले लॉस से, कि भी इसमें रिहेबिलिटेशन और बिज़नेस को बचाए रखने का पहले प्रयास किया जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मेन एम हमको कंपनी के एसेट बेचना नहीं है, बिज़नेस बचना चाहिए, बिज़नेस चलते रहना चाहिए। इसमें यह है कि टू डिवाइस एक टाइमली फ्रेमवर्क हो, रिकवरी टेक्निक हो, हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स यूज़ करें। अर्लियर क्या होता था, जो पुराने लॉज थे उनमें अनएंडिंग मोरेटोरियम था, मतलब लंबा चले जा रहा है, कोई टाइमली बाउंड किसी जो कोई बड़ी अथॉरिटी है जैसे कि एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो उन अथॉरिटीज़ पर कोई टाइम बाउंड बाय लॉ रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, लंबा चले जाता तो फिर डेप्टर जो होते थे वो अब्यूज़ करते थे उसको डेफिनेटली, है। अनएंडिंग मोरेटोरियम पीरियड होता था। मोरेटोरियम पीरियड भी आपको आगे पता चल जाएगा। ये जर्नली जब एक बार आप फाइल कर देते हो एप्लीकेशन तो उसके बाद कुछ समय मिलता है आपको, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती आप पे। और फिर एक ये था कि डेफिनेटली, क्योंकि किसी भी बड़ी इकॉनमी में बिज़नेस चलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से, इकोनॉमिक हालात चेंज होने की वजह से बिज़नेस बंद भी होंगे, और बिज़नेस जब बंद होंगे तो ये केसेस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के आएंगे ही आएंगे। इस सारे प्रोसेस को, इकोनॉमी को बढ़ते हुए देखिए, इसका एक रेगुलेटर भी होना चाहिए। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को इस्टेब्लिश भी इस एक्ट के थ्रू किया गया। अब एक बार हम इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं कि जो इंडिया में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, इसका रेगुलेटर ये वाला बोर्ड है, IBBI जिसको हम कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 2016 में कोड के थ्रू तैयार हुआ, हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, इसका एक चेयरमैन होता है। और ये इसका काम क्या है, इसका काम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं और ये इनकी एजेंसीज़, सारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, इन सब की एक्टिविटीज़ को देखना, इनके हिसाब रेगुलेशन बनाना कि भी जो भी ये लॉ काम करेगा उसके, इन सब जो ये बंदे काम करते हैं इस प्रोसेस को सिरे चढ़ाने के लिए, उनकी एक्टिविटी को ओवरसी करेगा। और ये सब क्या है ये आपको अभी आगे पता चलेगा। फिर इसका मेन ये है कि ये इम्प्लीमेंट्स जो इस पूरे प्रोसेस को, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस को
उसके लिए रूल बनाता है और इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। एक तरीके से रेगुलेटर है कि सारे, चाहे क्रेडिटर हो या डेप्टर हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई डेप्टर को गलत दबाया जा रहा है या फिर लेंडर्स के कहीं पे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और जो ये लॉ बाय पार्लियामेंट बना है, ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, वो ये रेगुलेटर देखता है। अब जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि असल में ये कोड काम कैसे करता है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा चाहे, बट आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। देखिए क्या होता है कि ये काम कैसे करेगा। डिफ़ॉल्ट हुआ, इंसान ऐसे इंसॉल्वेंट हुआ, ठीक है ना। इस प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए नॉर्मल जो सॉल्व इन बैंक्रप्सी प्रोसीजर है उसमें 1 करोड़ रुपये मिनिमम डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। 3 क्लास के ऐसे बंदे हैं जो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और डेप्टर, या फिर खुद एक ऐसी चीज़ है कि जो मान लीजिए जो खुद कंपनी है जो डिफ़ॉल्ट के, वो खुद ही चली जाए, अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे, खुद ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे, और फिर बैंकरप्ट तो उसको बाद में एनसीएलटी डिक्लेयर करेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद क्या होता है कि वो जाएंगे किसके पास, तो 2 एडुकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं तो इनको आप बहुत ध्यान से रखें कौन कौन है। देखो, ये सैंक्शन करेंगे कि इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाए। पहले आप यहाँ एप्लीकेशन लगाते हो इन जगह जाके, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और साइन ऑफ ऑन द अल्टीमेट जजमेंट, वही तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्रेडिटर। अब ये हैं कौन सी 2 अथॉरिटी जिनके पास आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो। द नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल जो है, ये डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी कंपनियों के लिए और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की फर्म्स हैं, वो अपने डेप्थ को डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल में ले जाएंगी। ये याद रखिएगा, ये अथॉरिटीज़ का अलग अलग काम है। इंसॉल्वेंसी जो एनसीएलटी है वो करेगी कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स के लिए, और इंडिविजुअल और जो पार्टनरशिप की फर्म्स बनी हुई हैं वो जाएंगी डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास। अब क्या होगा, गए, उसने आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव किया और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होएगा अब अगले प्रोसेस में। ये लोग होते हैं क्या हैं, प्रोफेशनल्स। देखिए, ये इंसान एक तरीके का एक एक्सपर्ट है जो बोरोवर और लेंडर के साथ मिलके एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करने में हेल्प करेगा। तो बिचौला जिसको हम कहते हैं, एक तरीके से वो होगा। दे विल बी चार्ज ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसीजर, दे विल ऑल्सो हैंडल द डेप्टर एसेट्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिटर। मतलब ये सारा डेप्टर के एसेट की क्या एसेट्स हैं उसके पास, उसकी वैल्यू क्या है, उसका जो एक टेक्निकल काम है ना वो ये करेंगे, और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर को देंगे। देखिए, ये करने के लिए एक मोरेटोरियम पीरियड होता है ना। अब क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स ने दी सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स को। अब वो लोग एक क्या करेंगे कि एक मोरेटोरियम पीरियड होता है, जैसे कि होता है 270 दिन के अंदर एक रेजोल्यूशन प्लान को तैयार करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन क्रेडिटर्स की कमेटी को मिलकर, ये क्रेडिटर्स की कमेटी क्या होती है, जो जितने भी किसी बड़े कंपनी को जितने भी लोगों ने लोन दिया है ना बैंकों ने, वो मिल जाते हैं, कमेटी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो और बाय लॉ ये रेजोल्यूशन प्लान 270 दिन में तैयार हो जाना चाहिए, और इसको जो है 60 दिन के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एनसीएलटी से, ठीक है। छोटे स्टार्टअप्स और स्मॉल बिज़नेस के लिए 90 दिन ही है, और उसको 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। मोरेटोरियम होता क्या है, मोरेटोरियम में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते उस कंपनी के अगेंस्ट, कोई कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट उसमें आप नहीं कर सकते। जब मोरेटोरियम का तो मतलब ये होता है युद्ध विराम एक तरीके से। तो ये होता इसलिए कि आप इस एक्शन और हरासमेंट के थ्रू डेप्टर का, जो मान लीजिए वो कंपनी कोई चला रहा है और उसने फ़ाइल की है एप्लीकेशन, लेंडर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उतने समय में अगर आप उस पर एक्शन भी लेते जाओगे, साथ साथ उसके एसेट्स को बेचना शुरू कर दोगे हैं, और
आप या फिर उसको क्या करोगे कि आप उसका हरासमेंट करोगे, तो जो उसके एसेट हैं, जो कंपनी चला रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा और उसके एसेट की वैल्यू गिरेगी। एक तो ये वजह है। अब जैसे ही मान लीजिए अब मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर गया और उसने अप्रूव किया, तो जो किसी कंपनी की मैनेजमेंट है वो लेंडर्स के पास चली जाती है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के साथ उसको चलाया जाता है। उसकी वजह से बिज़नेस फर्दर डिप्लीट ना हो, ये एक अटेम्प्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी की हालत ख़राब है, वही मैनेजमेंट फिर से रहेगी और मॉरेटोरियम पीरियड लंबा खिंच गया अगर, तो कंपनी को और नुकसान होगा। तो इसलिए ये किया जाता है। अब ये क्रेडिटर कमेटी क्या करेगी कि रेजोल्यूशन प्लान मान लीजिए इन्होंने बनाया मिल के, अपने इंश्योर प्रोफेशनल ने बनाया और लेंडर ने तैयार कर लिया, तो ये नहीं कि सीधा जाके एनसीएलटी के पास रख दिया, नहीं। उन सारे लेंडर्स को, जो सारे बैंक इन्वॉल्व हैं, उसमें से 66% जो लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनको अप्रूव करना है उस प्लान को, याद रखिएगा। और उस कमेटी के अंदर ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो डेप्टर जो कंपनी है उससे रिलेटेड हो। ये याद रखिएगा कि मतलब कोई ऐसी कंपनी इस क्रेडिटर कमेटी के अंदर है जिसने इस कंपनी को लोन दिया हुआ है, मतलब कोई रिलेशन में है, किसी तरीके का रिलेशन है उस क्रेडिटर कमेटी में किसी को, तो उसका इसमें अप्रूवल काउंट नहीं होगा। 66% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए होता है। देखिए मान लिया अगर अप्रूवल मिल गया, इफ़ यस, तो प्लान को अप्रूवल मिल गया, तो एनसीएलटी जनरली उसको अप्रूव कर देगा, है ना। लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं हुआ, सहमति नहीं बनी, तो फिर सिर्फ एक काम रह जाता है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या था? प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ बिज़नेस टू एंड, बिज़नेस को एंड करना और सारे एसेट्स जो हैं बेच बूझ के जिनको पैसा देना जो बनता है वो दे दिया, ये होता है। फिर देखिए लास्ट में होता है क्या था, अप्रूव्ड जो रेजोल्यूशन प्लान हुआ है वो एनसीएलटी के सामने रखा जाता है और एनसीएलटी उसको ये एग्जामिन करता है कि भाई सब साइड को इक्वली हर्ड किया गया था कि नहीं। उसके बाद उस हिसाब से डिसीजन दे दिया जाता है। प्लान अप्रूव हुआ तो ओके, और अगर प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो फिर लिक्विडेशन होगा। एक चीज़ और कि एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील करी जा सकती है। कितने दिन? 30 दिन के अंदर, जब 30 दिन जब उसने ऑर्डर को पास किया है। और एपिटल ट्रिब्यूनल की ये जो ही पावर है कि वो अगर चाहे तो 15 दिन और बढ़ा के दे सकती है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने डिफ़ॉल्ट में ही बताया कि जब भी कोई फाइनेंशियल मान लीजिए किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो कौन लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना, इस बैंक्रप्सी प्रोसीजर को शुरू कर सकते हैं, रेजोल्यूशन है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को शुरू कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, और कंपनी चाहे खुद चली जाए, इंडिविजुअल खुद भी जा सकता है। तो अब इसी में मैं इन दोनों क्रेडिटर्स, इन टाइप में डिफरेंस क्या होता है ये पता हमें होना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं। फाइनेंशियल डेप्ट जो होता है ना, ये वो वाला डेप्ट होता है जिसके साथ कोई इंटरेस्ट होता है एसोसिएटेड, और ये दिया जाता है अगेंस्ट द कंपनसेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब कि टाइम कंपनसेशन, और इसका बेसिक सा मीनिंग ये होता है क्योंकि अगर आप ये पैसे को अपने बैंक में रखे होते, किसी को दिए ना होते, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता, या कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसके लिए आप इंटरेस्ट लेते हो किसी से, डेफिनेटली, है ना। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेप्ट लिया जाए और उसके साथ एक कोई इंटरेस्ट एसोसिएटेड हो, ठीक है ना। पेएबल अगेंस्ट द कंपनसेशन ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये हो गया फाइनेंशियल डेप्ट, जो लोन हो गया कोई बैंक से आप जो लेते हो, फाइनेंशियल डेप्ट है, ठीक है ना। ऑपरेशनल डेप्ट क्या हुआ? वो होता है, वो डिफ़ाइन किया जाता है जो डिमांड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि भाई आपने कहा कि आपका जो सप्लायर है, आपने उसको कहा कि मेरे को, आप कुछ चलाते हैं, मान लीजिए आप बेकरी चलाते हैं, तो आपने कहा कि भाई मिलर है, आपने उसको कहा मेरे को अगर इतना आटा मेरे यहाँ भिजवाओ, मैं मंथ के एंड में तेरे को पेमेंट करता हूँ, है ये मंथ के या कुछ महीने के अंदर मैं पेमेंट करता हूँ, इकट्ठे आप पेमेंट नहीं, साथ से साथ पेमेंट नहीं करते। तो इस डिलीवरी को, गुड्स एंड सर्विसेज के बिज़नेस को ऑपरेट करते हुए जो ये डेप्थ जनरेट हो रहा है,
देखिए आपको उसके पैसे तो वापस करने हैं, आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं, उससे आप चीज़ें बेच रहे हो और आप रॉ मटेरियल वाले को पैसे नहीं दे रहे। ऐसे अलग अलग दुनिया, एक कंपनी को चलाने के लिए पता नहीं कितने सप्लायर्स होते हैं और उनका क्या क्या पैसा बकाया होता है। बिज़नेस को ऑपरेट करने के दौरान जो ये ऑपरेशनल डेप्थ जनरेट हुआ है, आपने जिन लोगों को हायर किया हुआ है उनको पैसे नहीं दिए, तो ये ऑपरेशनल डेप्थ हो गया है, याद रखिए। ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो दोनों टाइप के क्रेडिटर होते हैं इनकी अलग अलग राइट्स होते हैं इस प्रोसीजर के अंदर, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आपको मैंने बताया कि एक क्रेडिटर्स की कमेटी बन जाती है जो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करती है, ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ। तो जो वोटिंग राइट्स होते हैं उसमें, तो जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है उसको वोटिंग राइट मिलता है अकॉर्डिंग टू उसने कितना जो है उसका असल में टोटल डेप्थ उसको कितना है। जिस बैंक को ज़्यादा उसको ज़्यादा राइट होंगे। लेकिन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर कमेटी है, उसमें कोई वोट नहीं करता वो। तीसरा फाइनेंशियल क्रेडिट क्या होता है कि जो कमेटी होती है ना क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं होते। प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, इन डिफरेंस को प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन दो टाइम पे। हम बात करेंगे वाटरफॉल मैकेनिज़्म, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो अब हुआ, या रेजोल्यूशन भी मान लीजिए अप्रूव हो गया, तो अब जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो जो क्रेडिटर है जिन जो लेने वाले हैं उनमें कि किस ऑर्डर में ये डिफरेंट ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाटरफॉल मैकेनिज़्म होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सेक्शन 53 ऑफ द आईबीसी जो है वो डील करता है वाटरफॉल मैकेनिज़्म से। एक तरीके का लीगल डिवाइस है ये, जो प्रोवाइड करता है कि जो डेप्थ है उसकी जो पेमेंट है वो किस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में दी जाएगी। पहले मान लीजिए बेच कर सब कुछ बेच बाच के 100 करोड़ आया, अब आपने देना, सब कहेंगे कि हमें दो हमारा है, हमने इसको दिए थे पैसे, इस कंपनी का पैसे दिए थे। किस प्रायोरिटी में पैसा बटेगा, पहले किसका आएगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉसिबल है कि जो लिस्ट में नीचे हैं उनको कुछ ना मिले। तो प्लीज़ है ना, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके का ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है कि भी जब डिस्ट्रीब्यूट होगा लिक्विडेशन में पैसा या रेजोल्यूशन होने के बाद है, तो रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट होने के बाद तो किस ऑर्डर में ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट होगा ये वो कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जहाँ एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इंसॉल्वेंसी को करने में जो कॉस्ट आई सबसे पहले तो वो निकलेगी, है ना। तो जो फीस जाएगी इसकी बोर्ड की, और जो पैसा लगा क्रेडिटर्स का लॉयर हायर करने में, ये सब करने में, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाएगा, और वर्कमैन ड्यूज़, जो काम करने वाले लेबरर हैं, वर्कमैन हैं उधर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 2 साल की सैलरी वापस मिलेगी सिर्फ। सिक्योर क्रेडिटर जनरली मतलब जिनके पास कोलेट्रल है था, हैं किसी चीज़ से वो सिक्योर्ड थे, और सिक्योर क्रेडिटर से ही बना, हाँ। और अब उसके बाद ये होगा, फिर अब तीसरे नंबर पर वेजेस और एम्प्लॉयज़ के ड्यूज़ दिए जाएंगे अदर देन वर्कमैन, है ना। जो लेबरर्स के अलावा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 12 मंथ की ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मान लीजिए वो आपको याद होगा किंगफिशर के समय उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी क्या हालत हुई थी हम जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा कभी होता भी है तो आपको 12 मंथ से ज़्यादा की सैलरी नहीं मिलेगी पुरानी, चाहे आप फिर 5 साल से क्यों ना उस जॉब से छूटे हो। तो उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोई उसके टैक्स वैक्स के ड्यूज़ थे, सरकार को कोई फ़ाइन वाइन भरना था या कुछ इस टाइप से, वो जाएगा। एनी रिमेनिंग डेप्ट्स, और कोई ऐसे डेप्थ रह गए हैं अभी भी कोई बंदों के। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फास्ट में लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है कंपनी, उनकी बारी आएगी। तो प्लीज़ इस मैकेनिज़्म को याद रखिएगा। क्या हुआ था कि इस आईबीसी कोड के अंदर जो है वो 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ अमेंडमेंट्स को। तो वो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नए टर्म्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहला क्या था, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। एक नया टर्म आया था, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्या है। देखिए क्या था
कि ये क्या होता है कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया था आईबीसी का, उसमें कोई भी डेब्टर या फिर क्रेडिटर, लेंडर या फिर बोरोवर खुद जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है लेंडर और बोरोवर के बीच में। वो एप्लीकेशन फ़ाइल का एनसीएलटी में एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले दोनों ही मिलकर एक प्लान पर मान जाते हैं, उसको क्रेडिटर्स अप्रूव भी कर देते हैं और फिर वो दोनों मिलकर एप्लीकेशन जो है रेजोल्यूशन है वो सीधा एनसीएलटी पे ले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले ही सारी अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो आगे प्रोसीजर में डिस्प्यूट पड़ना कि भाई डेप्टर ये कहे कि नहीं नहीं जी ये मेरे खिलाफ़ गलत डिसीजंस लिया गया, मेरे गलत एसेट्स लगा दिए गए, इतना तो मेरा बनता भी नहीं, ये वो सब है। या फिर क्रेडिटर्स कहें कि भाई जो है ये डेप्टर को कुछ अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। ये सब एप्लीकेशन फ़ाइल करने से ही पहले ही एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है क्रेडिटर्स और बोरोवर्स के बीच में, तो और फिर वो एनसीएलटी के पास अप्रूवल के लिए चला जाता है। इसकी वजह से टाइम भी कम वेस्ट होता है और बाद में फ्यूचर में इस केस में कोई कम प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी को कहते हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। ये इस अमेंडमेंट के थ्रू 2021 में लाया गया था और ये वाला जो मैंने आपको बोला है ना प्री पैकेज्ड, ये बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत यूज़ होता है। ये बहुत ही आसान तरीका है डिस्प्यूट को कम करने के लिए और डिस्प्यूट को ऑलमोस्ट ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब यार दोनों ने ऑलमोस्ट मिलकर एप्लीकेशन फ़ाइल की है और पहले एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो फ्यूचर में कोई एनसीएलटी के सामने जाने के बाद कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं और एनसीएलटी भी कहेगा कि भाई तुम पहले ही अपने आप सहमति बना के आए हो, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, इससे प्रोसीजर जो है फास्ट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ बिल्ड ऑन दी ट्रस्ट एंड ऑनर्स द ऑनेस्ट एमएसएमई। ठीक है ना, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है ना प्री पैकेज्ड, ये मेनली तो इंट्रोड्यूस किया गया था एमएसएमई के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उनकी इंपॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है। ऑलमोस्ट 40% एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमई के थ्रू हो जाते हैं हमारे यहाँ है, बाय एनेबलिंग द रेजोल्यूशन। और उसमें होता क्या है, देखिए इसमें होगा क्या है, जो नई एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें जो मैनेजमेंट है वो क्रेडिटर्स को पास नहीं होती है, याद रखिएगा। उस वाले जो जो दूसरा जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान CIRP, उसमें जैसे ही एनसीएलटी ने अप्रूव की आपकी एप्लीकेशन को है और इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया, तो मैनेजमेंट जो है क्रेडिटर्स को पास हो जाती। इसमें उस एमएसएमई का जो बंदा है उसी के पास रहेगी मैनेजमेंट है, और ये बहुत ही हेल्प करता है एमएसएमई को, खासकर छोटे, कि वो अपना बिज़नेस भी चलाते रहें और ये साथ में रेजोल्यूशन भी उनके प्लान उनका होता रहे। तो इससे बहुत चांसेस होते हैं कि बिज़नेस बच जाएगा, क्योंकि पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। और एक बात याद रखिएगा, अच्छा अब ये प्री पैकेज ये रेजोल्यूशन को करने के लिए एक लिमिट है क्या, जब डिफ़ॉल्ट 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं एमएसएमई के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अब ये कहते हैं, ये बड़ी अच्छी लाइन आप देखिए, इसमें लिखा है कि इट ब्लेंड्स डेप्टर इन पोजेशन विथ क्रेडिटर इन कंट्रोल। मतलब डेप्टर इन पोजेशन, कंपनी का पोजेशन डेप्टर के पास ही रहे जो उसने पैसा देना है, और क्रेडिटर का कंट्रोल भी बना रहे क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्लीज़ इस अमेंडमेंट को याद रखिएगा। अब फाइनेंशियल एक फिर और क्या एक अमेंडमेंट लाया गया, वो ये लाया गया कि पहले 75% क्रेडिटर्स को अप्रूव करना होता था किसी प्लान को, ठीक है ना, अब 66% कर दिया गया है। अच्छा, फिर उसमें ये भी लिखा गया, एक सजेशन ही कह लीजिए, कि एक कभी भी जो है एनसीएलटी को कहा गया है कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान को आगे बढ़ाने से पहले आप ये देखिएगा कि अगर वहाँ प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बनता है, क्या ये पॉसिबल है, पूरा एवेल्यूएट ज़रूर करें उसको गो अहेड देने से पहले पूरे प्लान को, कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई है ये प्लान जब सामने लाया गया है तो। अच्छा, अब मिनिमम डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितना होना चाहिए, ये चीज़ जो प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए, इन द इवेंट ऑफ अ डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट 10 लाख एन एप्लीकेशन फॉर PIF कैन बी सबमिटेड। 10 लाख का तो डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट होना चाहिए।
बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 1 करोड़ तक बढ़ा सकती है जब उसको ठीक लगता है मिनिमम डिफ़ॉल्ट के लिए। अभी 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को इनिशिएट करने के लिए। इतने बड़े कोड को आप देख लीजिए 2016 में बना और आज 2022 हुआ है, तो इसने अचीव क्या किया है असल में? इस कोड से हमें मिला क्या, इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ क्या? तो देखिए मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला क्या हुआ है कि जो बोरोवर्स हैं, डेप्टर्स हैं, उनके पार्ट पर एक बिहेवियरल चेंज आया है कि वो साउंड डिसीजन मेकिंग करें और बिजनेस फेलियर्स को अवॉइड करें। इन है प्रिवेंट बिजनेस फेलियर। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स जो हैं, कंपनी के मालिक हैं, उनको डर है कि वो अगर ऐसा करेंगे, अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो उनकी कंपनी का मैनेजमेंट छीन लिया जाएगा इस लॉ के थ्रू। क्रेडिटर्स, बड़े बड़े जो लेंडर हैं एसबीआई टाइप के अगर हैं, तो वो आके आपकी कंपनी पर बैठ जाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा सारी मैनेजमेंट को। तो अब उनके पास एक इंसेंटिव है कि वो ढंग से बिहेव करें, और जो भी अगर मान लीजिए उन्होंने पैसा भी उठाया हुआ है लोगों से, तो उनको इसका डर होना चाहिए कि उनको हटा दिया जाएगा उनकी कंपनी से। ये एक अचीव किया है इसने। फिर इसने एक सबसे बढ़िया चीज़ जो करी है कि भी इट एनविसेजेस अ प्रोसेस थ्रू विच जो फाइनेंशियली एलिंग कंपनी है किसी भी वजह से, और मैंने एनपीए का एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि एनपीए कितनी सारी वजहों से हो सकता है। हर समय ऐसा नहीं है कि बोरोवर ही पूरा गलत होता है, कहीं चीज़ें उसके कंट्रोल से भी बाहर होती हैं और उसकी वजह से भी एनपीए हो जाता है। तो इस टाइप की जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं वो कैसे रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू वापस लाई जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, रिजुविनेट किया जाए, बिज़नेस ना बर्बाद हो, जो लोग एम्प्लॉयमेंट उस पर जिनको है उनकी जॉब्स ना छूट जाए, कैसे बिज़नेस बचा रहे, ये मेन एम रहा है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का। और सरकार ने बार बार दोहराया है कि उसको एसेट बेचना, कंपनी को ख़त्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिज़नेस बचा रहना चाहिए, ये मेन काम है आईबीसी का। तो इसमें एक चीज़ दी गई है कि वूपिंग ऑलमोस्ट 18,000 एप्लीकेशंस जो हुई, सबमिट हुई, वो इवन जब रेजोल्यूशन प्लान को असल में किया गया, एडमिट किया गया, उससे पहले ही इस कोड की वजह से ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ तक जो हैं वो रिजॉल्व हो गए इशू। एप्लीकेशंस सीकिंग मोर देन आर नोटेड टू हैव बीन रिजॉल्व्ड इवन बिफोर दे आर एडमिटेड। एडमिट करने से पहले ही ये सारी चीज़, इतनी सारी एप्लीकेशंस जो थी, और ये जो आपने ना 5 लाख करोड़ के करीब रिजॉल्व हो गई, रिकवर हो गई। सोचिए अगर ये कोड ना होता तो ये इकोनॉमी को कितना भारी नुकसान हो जाता, इससे कितनी लेंडिंग बची होगी जो हुई होगी इस पैसा बैंकों का बचने की वजह से। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। लोन, बैड लोन अगर होंगे, लेंडर्स की नहीं चलेगी, तो आगे इकोनॉमी में साइकिल, क्रेडिट साइकिल है वो इफ़ेक्ट होगी। एनपीए बढ़ेंगे, उसकी वजह से प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, तो एक विशियस साइकिल बन जाती है आप जान। तीसरा ये है कि जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंसॉल्वेंसी जो एक इंडिया की रैंक है इन रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, क्योंकि बहुत ही किसी भी देश में ये मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई कंपनियां बनेंगी तो कंपनियां बर्बाद भी होंगी, और कई बार उनकी चीज़ें कंट्रोल के बाहर होंगी। जैसे कि कोरोना, कितने बिजनेस बंद हो गए, इसमें किसकी गलती थी? किसी की गलती नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया की रैंकिंग जो है 136 से जो 2017 में थी वो 52 पर आ गई। और ये जो रैंकिंग थी वो आपको याद होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती थी उसमें ये होती थी, ठीक है ना। और अब लास्ट में ये है कि इन नॉट ओनली इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग द ग्रोइंग नंबर ऑफ एनपीएस। सिर्फ इसने एनपीए को ही टैकल नहीं किया, इसने इकोनॉमी को बहुत तरीके से हेल्प किया है इस कोड ने। जैसे कि सबसे बढ़िया क्या है कि क्रेडिट का एक डिसिप्लिन होता है, पैसे को जिसने लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट का, इसे कहते हैं ना, उस कॉन्ट्रैक्ट की ये जो अहमियत है उसको बचाए रखना, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस को बचाए रखना, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का उसको ऑनर करना जो है, उसकी ये हो पाया है क्योंकि इसने क्रेडिट डिसिप्लिन को इंश्योर किया है। बोरोवर्स अपनी जिम्मेदारी समझें, क्रेडिटर्स अपनी जिम्मेदारी समझें, उनके अपनी एक लिमिट्स होनी चाहिए। और एज़ पर रिपोर्ट्स सरकार ने ही जो कहा है कि
इस प्रोसेस के थ्रू बैंकिंग सिस्टम को 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस आया है 2016 से। आईबीसी के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है। आखिरी में देखेंगे कि क्या चैलेंजेस रहे हैं आईबीसी रिजीम को आज भी। डेफिनेटली बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, तो आज भी उस रेजोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं 5। देखिए, लो अप्रूवल रेट। जो रेजोल्यूशन प्लान बन कर जाते हैं एनसीएलटी के पास, उसको अप्रूवल अभी भी बहुत कम मिल रहा है। जैसे कि इन जो रेगुलेटर है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी का कहना है कि 2016 से 19 के बीच में जैसे 2,500 के करीब एप्लीकेशन जो फाइल हुई, उसमें से उन 15% का ही रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी ने अप्रूव किया। कहीं प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी। तो रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव नहीं होंगे एनसीएलटी के थ्रू, तो वो आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ पाएगा, ना लिक्विडेशन हो पाएगा, ना आगे का प्रोसीजर बढ़ पाएगा। फिर लो रिकवरी रेट्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप कहीं केसेस में ऐसा देखा गया है कि 95% तक हेयर कट लेना पड़ा है। हेयर कट, मैंने एनपीए का वीडियो बताया था, उसमें क्लियरली बिल्कुल ये एग्जांपल बताया हुआ। हेयर कट क्या होता है कि बैंक देख लेता है कि इस बोरोअर की अब वो कैपेसिटी नहीं रही। तो मान लीजिए 10 लाख का लोन है, तो दोनों जो बैंक है वो 2 लाख का कट ले लेता है। वो कहता है कि 8 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाएगा, सब कुछ भी बेच देगा अपना। तो अब ये हेयर कट ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 95% तक हेयर कट लिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना भारी नुकसान है ये। बैंकों को अपने हिसाब से प्रोविजनिंग जो उसने की होती है उसी से देना पड़ेगा पैसा। राइट ऑफ करोगे लोन, जो सारा लोन को राइट ऑफ करते हैं अपने प्रॉफिट से ही देंगे निकाल कर। और ऑन एवरेज 61% हेयर कट होता है, ये याद रखिएगा। पूरा पैसा तो वापस ऑलमोस्ट आता ही नहीं है अगर हालात एनपीए तक पहुंच जाते हैं। जब लोन को भी आप जब राइट ऑफ कर देते हैं तो आप ये सोच लीजिएगा कि पैसा वापस नहीं आता है पूरा। ऑलमोस्ट आप ये सोच लीजिए कि 10% से 12% केसेस में ही रिकवरी हो पाती है। ये आरबीआई की ऑफिशियल की बात है। पेंडेंसी, देखिए, ये जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इसका जो एम था कि जो टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो इस कोड का, और एक स्विफ्ट भी हो, जल्दी भी हो, और एक टाइम बाउंड मैनर में हो। तो ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि 71% ऑफ द केसेस जो हैं वो अपने जो एक टाइम है, कितना है आपको पता ही है, मैंने बताया था कि 270 दिन, या फिर उसको जो बढ़ाया जा सकता है कुछ दिन के लिए और। तो जैसे 30 दिन के लिए इसको 330 दिन किया जा सकता है। लेकिन 71% केसेस में क्या हो रहा है, कहीं वजहों से वो टाइम जो है वो क्रॉस हो रहा है, पेंडेंसी हो रही है। फिर भी लैक ऑफ ऑपरेशनल, हाँ, ये एक बहुत प्रॉब्लम है। क्या हुआ कि 2019 में जुलाई में सरकार ने अनाउंस किया कि वो 25 और बेंचेस बनाएगी एनसीएलटी के, लेकिन वो आज तक नॉन ऑपरेशनल हैं। और अगर कुछ एक दो खुले भी हैं तो उनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना सपोर्ट स्टाफ है। ठीक है। और लास्ट में ये है, जो एक पार्लियामेंट कमेटी ने भी ये देखा अपनी रिपोर्ट में बताया कि एनसीएलटी जो है और जो एपेनल ट्राइब्यूनल है वो ढंग से, उनके जो ऑफिसेस हैं वहाँ डिजिटाइजेशन नहीं है। इतना ज़्यादा डाटा वो हैंडल करते हैं, फिर भी उनमें डिजिटाइजेशन की कमी है। बेसिक कंप्यूटर्स नहीं है, उनको स्टाफ नहीं है उन चीज़ों को चलाने के लिए है। और जो है वर्चुअल हियरिंग का प्रोविज़न होना चाहिए उनके लिए, ताकि वो पेंडिंग केसेस को फटाफट कर सके। अभी वर्चुअल हियरिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं है एनसीएलटी के पास। तो फाइनली आईबीसी का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने ये वीडियो कई जगहों से देखकर बनाया है, अलग अलग साइट से डाटा को देखा है, फिर उसको मैंने इस वीडियो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह पे लिखा है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि हाँ, ये तो मेरी इस वीडियो पर तो स्पेशल रिक्वेस्ट है, वैसे तो सारी वीडियो पर होती है, कि आपको अगर कहीं भी कोई डाटा में प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ छूट गई है या कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। क्योंकि अगर कुछ रह गया हो मैं उसको चेंज भी करने की कोशिश पूरी करूँगा। फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ गलत की है, और बाकियों को भी पता चल जाएगा जो ये वीडियो देखने आएंगे।
तो प्लीज़ अगर कोई मिस्टेक है तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, या कोई चीज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड रह गया है तो, कोई इम्पोर्टेंट टर्म रह गई है तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो, और शेयर कर दीजिए ऐसे भी किसी इंसान के साथ जिसको शायद ये काम आ जाए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।